नमस्कार। साइंस और इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और क्लास 12th की फिजिक्स में आज जानते हैं अल्टरनेटिंग सप्लाईज में जब प्योर रेजिस्टेंस या प्योर इंडक्टर कैपेसिटर होते हैं तो उनमें पावर किस तरह से होती है, और जानेंगे कि प्योर रेजिस्टेंस में जब करंट और वोल्टेज सेम फेज में है तो पावर मैक्सिमम आरएमएस वोल्टेज और करंट के प्रोडक्ट के बराबर है। वहीं प्योर एल और सी में करंट और वोल्टेज में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस एवरेज पावर को जीरो कर देता है, और एनर्जी स्टोर रिलीज करने वाली पावर को हम इस तरह के रिएक्टिव एलिमेंट्स में रिएक्टिव पावर कहते हैं। आज के वीडियो लेसन के नोट्स डिस्क्रिप्शन में एक पीपीटी के रूप में दिए हुए हैं। अगर आपको हमारा ये लर्निंग वर्क पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। शुरू करते हैं आज का लर्निंग लेसन। जब एक आइडियल नॉन इंडक्टिव प्योर रेजिस्टेंस पे साइनोसोडल वोल्टेज का एक्साइटेशन किया जाता है जिसकी पीक वैल्यू Vm है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, ओम के नियमानुसार सर्किट में फ्लो होने वाला करंट और लगाई गई वोल्टेज जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस आ रही है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होगी। तो जिस क्षण पे वोल्टेज अपना पीक मैग्नीट्यूड, ऑरेंज वेव से हम वोल्टेज दिखा रहे हैं, पा रही है, उसी समय करंट का भी पीक मैग्नीट्यूड आता है और वोल्टेज और करंट दोनों पॉजिटिव से नेगेटिव एक ही समय क्षण होते हैं। वोल्टेज अपनी पोलैरिटी बदलती है, उसी समय करंट फ्लो की डायरेक्शन भी बदल जाती है। तो हम कहते हैं कि दोनों आपस में सेम फेज में जीरो फेज डिफरेंस के साथ वोल्टेज और करंट सर्किट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और मैक्सिमम वोल्टेज का मान करंट के मैक्सिमम मैग्नीट्यूड के साथ ओम रिलेशन Vm = IMR रखता है। दोनों तरफ √2 का डिवीजन करें तो आरएमएस वोल्टेज और आरएमएस करंट के बीच में V = IR जैसा डीसी में रिलेशन है, वैसा ही एसी में करंट और वोल्टेज के बीच में रिलेशन आ जाता है। और मैं कह सकता हूं कि Vm sin ωt की एक्साइटेशन से सर्किट में Im sin ωt सेम फेज का करंट फ्लो हो रहा है, Vm = IMR रिलेशन है। एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट में सेम फेज में ऑरेंज वेव जो वोल्टेज के साइनोसोडल वेरिएशन को बता रही है, और शान कलर में ये जो करंट का वेरिएशन है उसे हम फेजर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हम पाएंगे कि करंट फेजर और वोल्टेज फेजर एक दूसरे के साथ अलाइन करते हुए एक दूसरे को सेम फेज में फॉलो करेंगे और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस जीरो होगा। दोनों फेजर की हॉरिजॉन्टल रेफरेंस पे लोकेशन t0 पे इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड 0 को रिप्रेजेंट कर रही है, और वोल्टेज और करंट दोनों के मैग्नीट्यूड लगातार बढ़ते हुए इस इंस्टेंट पे पीक आ गए हैं। और फर्दर रोटेशन से जब फेजर के वर्टिकल प्रोजेक्शंस आप देख रहे हैं तो मैग्नीट्यूड कम होके वापस 0 हो गए, और अब वोल्टेज ने अपनी पोलैरिटी और करंट ने अपनी डायरेक्शन एक साथ बदली और दोनों के नेगेटिव पीक एक साथ आ गए, और एक कंप्लीट रोटेशन से ये वेव वेरिएशंस यहाँ फेजर ने रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये जो फेजर डायग्राम है वो वोल्टेज और करंट दोनों के आपस में सेम फेज को बता रहा है, और दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है 0 उसका कोसाइन एक सर्किट का पावर फैक्टर कहलाता है। यहाँ क्योंकि करंट और वोल्टेज दोनों प्योर रेजिस्टिव सर्किट में सेम फेज में है, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 है, तो cos 0 पावर फैक्टर प्योर रेजिस्टिव सर्किट का यूनिटी है, जो कि किसी भी सर्किट के लिए मैक्सिमम पावर फैक्टर मैग्नीट्यूड हो सकता है। अल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई में जुड़े हुए एक रेजिस्टेंस में जो इंस्टेंटेनियस करंट है और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है वो दोनों एक दूसरे के साथ समान फेज के लगातार साइनोसोडल तरीके से अपनी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बदलती हुई ऑसिलेट करती हैं। तो ऐसे रेजिस्टिव सर्किट में इंस्टेंटेनियस करंट और वोल्टेज का जो प्रोडक्ट है वो रेजिस्टेंस की इंस्टेंटेनियस पावर हो जाएगी। तो रेजिस्टिव सर्किट की इंस्टेंटेनियस पावर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट का प्रोडक्ट है। यहाँ सर्किट में इंस्टेंटेनियस वोल्टेज मैक्सिमम वैल्यू Vm sin ωt है, और उससे जो करंट सेम फेज में आया है वो Im sin ωt है। sin ωt 2 बार मल्टीप्लाई होके sin स्क्वायर ωt हो गया है। sin स्क्वायर ωt को हम 1 - cos 2ωt/2 लिखे तो ये जो टर्म है इसमें दो हिस्से हो गए, एक Vm Im/2 एक ऐसा पार्ट है जो टाइम इनवेरिएंट है, समय के साथ अपरिवर्ती है, नियत है, स्थिर मान का है, जहां ये विभव का अधिकतम मान ये धारा का अधिकतम मान का जो गुणा 2 से विभाजित होता है। तो Vm/√2 और Im/√2 को अगर हम इसे समझें तो इसे आरएमएस वोल्टेज और आरएमएस करंट का प्रोडक्ट समझ सकते हैं। वहीं दूसरी जो टर्म है वो Vm Im/2 का cos 2ωt रूप है, जो करंट और वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी है उससे दुगनी फ्रीक्वेंसी के साथ कोसाइनोसोडल तरीके से बदलने वाली राशि है। अगर cos 2ωt का मान किसी समय क्षण पे -1 है तो ये पूरी टर्म 2Vi हो जाएगी, जो इस पावर का अधिकतम मान हो जाएगा, जहां V और I क्रमशः आरएमएस वोल्टेज और आरएमएस करंट है। और
अगर किसी टाइम क्षण पे cos 2 ओमेगा टी का मान +1 है तो ये टर्म जीरो हो जाएगी। तो हम पा रहे हैं कि जो इंस्टेंटेनियस पावर है वो करंट और वोल्टेज की दुगनी फ्रीक्वेंसी के साथ 0 से 2VI मान के साथ लगातार पॉजिटिव रहते हुए एक ही दिशा में रहते हुए डबल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करने वाली वेव फॉर्म है, जिसकी डेफिनेटली कोई नॉन जीरो एवरेज वैल्यू है। इस पूरे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को ग्राफिकली भी समझा जा सकता है। यहाँ नीले और लाल फ्रेम के अंदर जब करंट और वोल्टेज की एक साइकिल हो रही है तो पावर के वेरिएशन की दो साइकिलें दिखाई हुई हैं, और पावर का ये जो वेरिएशन है वो 0 वैल्यू से 2VI वैल्यू के बीच में जब ऑसिलेट करता है तो ये जो मिड पोजीशन है VI मैग्नीट्यूड की, उसके ऊपर और नीचे का सेक्शन बराबर है। इसे हम एवरेज वैल्यू बोल सकते हैं, या ये वो कांस्टेंट टर्म है जो टाइम के साथ बदल नहीं रही है। और ये जो डबल फ्रीक्वेंसी का कोसाइनोसोइडल वेव है वो जितना इस एवरेज वैल्यू से ऊपर है उतना ही नीचे है, तो इसकी फुल साइकिल एवरेज वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हम एवरेज पावर को RMS वोल्टेज और करंट के प्रोडक्ट के तौर पे समझ सकते हैं। RMS वोल्टेज RMS करंट के साथ IR रिलेशन रखती है, तो हम पावर को एक बहुत आसान न्यूमेरिक कैलकुलेशन के लिए बेहतर फार्मूला I2R से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर किसी रेजिस्टेंस में RMS करंट मालूम है तो पावर की कैलकुलेशन I2R से आसानी से कैलकुलेट हो सकती है। अगर किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज दी हुई है तो हम इस I2R को V2/R भी बना सकते हैं। ध्यान रहे ये वोल्टेज सर्किट की वोल्टेज नहीं होनी चाहिए बल्कि सिर्फ रेजिस्टेंस की वोल्टेज होनी चाहिए। तो अगर एक सर्किट में रेजिस्टेंस के साथ कुछ और एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं तो हमें टोटल सप्लाई वोल्टेज की बजाय R के अक्रॉस की वोल्टेज को इस फॉर्मूले में इस्तेमाल करना है। हमने जाना है कि एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस 0 है, दोनों एक जैसी फेज कंडीशंस पे पीक मैग्नीट्यूड पा रही हैं। तो इस फेज डिफरेंस एंगल 0 का कोसाइन पावर फैक्टर है, cos 0 1 होता है। तो RMS वोल्टेज और RMS करंट के साथ पावर फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन एवरेज पावर वॉट में बन जाती है। तो पावर का फार्मूला VI cos phi का मान प्योर रेजिस्टिव सर्किट में 1 होने के कारण VI हो गया है। जब एक प्योर आइडियल इंडक्टर में साइनोसोडल करंट का फ्लो होता है तो करंट का जो समय के साथ परिवर्तन की दर है di/dt, इंडक्टर की कुंडलित संरचना में समय के साथ परिवर्तनशील फ्लक्स जुड़ाव बनाकर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल बनाती है, और उस धारा परिवर्तन को जारी रखने के लिए विद्युत वाहक बल के काउंटर में एक वोल्टेज लगानी होती है। तो लगाई गई वोल्टेज और कुंडलित संरचना इंडक्टर में प्रेरकत्व में धारा के परिवर्तन की दर आपस में समानुपाती है। इन एन इंडक्टर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज। तो जब करंट नेगेटिव पीक से पॉजिटिव पीक के बीच में जब पॉजिटिव चेंज कर रहा है उस समय इंस्टेंटेनियस वोल्टेज शान हाईलाइट में हमने दिखाई है वो पॉजिटिव होगी, और करंट में जिस समय सबसे तेज रफ्तार से पॉजिटिव चेंज हो रहा है, जिस समय वो 0 क्रॉस कर रहा है, उस समय लगाई गई वोल्टेज सबसे ज्यादा पीक पॉजिटिव मैग्नीट्यूड रखती है। तो हम पाते हैं कि करंट का पीक समय में बाद में आ रहा है और वोल्टेज का पीक करंट से 90 डिग्री लीड करता है। तो एक साइनोसोडल करंट का फ्लो एक इंडक्टर कॉइल में एक कोसाइनोसोडल 90 डिग्री लीड करती हुई वोल्टेज बनाता है। दोनों करंट और वोल्टेज आपस में सेम फ्रीक्वेंसी के हैं, लेकिन इन दोनों में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, और वोल्टेज लीड कर रही है और करंट की वही फेज कंडीशन समय में बाद में आ रही है। फेजर रोटेटिंग वेक्टर है और उनकी आपस में जो रिलेटिव पोजीशन है, जिसमें किसी समय क्षण पे रोककर हम जब स्टडी करते हैं तो रुके हुए फेजर वेक्टर बन जाते हैं, और जो वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज होता है वो लीड कर रहा होता है। तो वोल्टेज जो t0 पे 90 डिग्री फेज कंडीशन पे पॉजिटिव पीक कंडीशंस पर है, और करंट t0 पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू 0 रख रहा है, 0 फेज कंडीशन पे है। तो इस ऑरेंज करंट वेव फॉर्म को हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे ऑरेंज करंट फेजर से रिप्रेजेंट कर दिया है, और पॉजिटिव पीक वाली 90 डिग्री फेज वाली जो शान कलर में वोल्टेज वेव है उसे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज वोल्टेज फेजर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये t0 कंडीशंस पे वर्टिकल एक्सिस पे जो अपने प्रोजेक्शंस है उससे वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस पीक मैग्नीट्यूड और करंट का इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड 0 रिप्रेजेंट कर रही हैं। और जब फेजर रोटेट करते हैं और करंट तेजी से पॉजिटिव चेंज करता है और रेट ऑफ चेंज स्लो होता जाता है तो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड लगातार घटता जाएगा, और जिस समय करंट पॉजिटिव पीक आया है उसमें रेट ऑफ चेंज 0 होने पर वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड 0 हो गया है। फर्दर रोटेशन पे जब करंट में नेगेटिव चेंज होने लगा है तो कॉइल की वोल्टेज भी नेगेटिव हो गई है, और 0 क्रॉस के समय जिस समय इंस्टेंटेनियस करंट 0 क्रॉस कर रहा है उसके अक्रॉस इंडक्टर कॉइल की
वोल्टेज पीक नेगेटिव हो गई है। अब करंट उल्टी दिशा में तेजी से बदलता हुआ अपनी बदलने की रफ्तार जब धीमी कर रहा है तो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड नेगेटिव कम होके, और जिस समय करंट में बदलाव नेगेटिव पीक के समय जीरो हो गया है, वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड भी जीरो हो गया है। करंट में पॉजिटिव चेंज होने से वोल्टेज पॉजिटिव हो गई है, और करंट जिस क्षण पे इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड जीरो क्रॉस कर रहा है, सबसे तेज बदल रहा है, उस क्षण पे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज मैक्सिमम हो गई है। एक इंडक्टर सर्किट में जब करंट साइनोसॉइडल वेरी करता है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज को साइनोसॉइडल साइन वेव से 90 डिग्री लीडिंग फेज कंडीशन के साथ सेम फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेट करती है, और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट का प्रोडक्ट एक इंडक्टिव सर्किट की इंस्टेंटेनियस पावर हो गई है। यहाँ हम Vm और Im के इस प्रोडक्ट में 2 का डिवीजन करके ऊपर 2 का मल्टीप्लीकेशन करें तो 2 sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी को हम sin 2 ओमेगा टी कह सकते हैं। यहाँ Vm/√2 और Im/√2 को Vrms और Irms समझा जावे तो ये RMS वोल्टेज करंट के प्रोडक्ट के साथ एक डबल फ्रीक्वेंसी का, करंट और वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी दुगनी फ्रीक्वेंसी का एक साइनोसॉइडल ऑसिलेशन हो गया है पावर का, जो 0 से पीक Vi के बीच में दुगनी आवृत्ति से साइनोसॉइडल ऑसिलेशंस कर रहा है, और जिसकी एवरेज वैल्यू 0 है। इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को ग्राफिकली समझते हैं। एक प्योर इंडक्टिव सर्किट में जो ऑरेंज वेव शेप में साइनोसॉइडल करंट का फ्लो होता है, तो यहाँ शान वेव की जैसी एक को साइनोसॉइडल करंट से 90 डिग्री फेज डिफरेंस वाली साइनोसॉइडल वोल्टेज इंडक्टर के अक्रॉस आ जाती है, और आप देखेंगे कि इस वोल्टेज और करंट दोनों में RMS या इफेक्टिव वैल्यू है, लेकिन इन दोनों में जब 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है तो ये जो काली वेव में डबल फ्रीक्वेंसी का साइनोसॉइडल वेरिएशन पावर का हुआ है, वो बढ़ते करंट में एक डायरेक्शन में जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो वो पॉजिटिव पावर के साथ सोर्स की एनर्जी से मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर होती है, और घटते करंट के समय यही स्टोर्ड एनर्जी जब रिलीज हो रही है तो सोर्स में एनर्जी का फ्लो उल्टा होने से नेगेटिव पावर हो गई है। और जब उल्टी दिशा में करंट के साथ मैग्नेटिक फील्ड दोबारा बनता है तो आप देखिए ये नेगेटिव वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट इंस्टेंटेनियस पावर पॉजिटिव एक बार फिर मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर्ड बता रही है, और जितना एनर्जी स्टोर होता है उतना ही अगली साइकिल में रिलीज हो जाएगा। तो एवरेज एनर्जी कंजम्पशन एक प्योर इंडक्टिव सर्किट की 0 होने से एवरेज पावर 0 है। तो ऐसा सर्किट एलिमेंट जो RMS वोल्टेज होने पे RMS करंट रखने पर भी पावर कंजम्पशन 0 करे, उसे हम रिएक्टिव एलिमेंट कहते हैं। जैसे इंडक्टर बढ़ते करंट के समय जो एनर्जी स्टोर कर रहा है उतनी ही घटते करंट के समय एनर्जी को रिलीज कर रहा है। पूरी साइक्लिक वेरिएशन में नेट एनर्जी कंजम्पशन या एवरेज पावर 0 रखता है। किसी अल्टरनेटिंग सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है उस फेज डिफरेंस एंगल का कोसाइन पावर फैक्टर कहलाता है। यहाँ प्योर इंडक्टर में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर रहा है, तो cos 90 0 होने पर प्योर इंडक्टिव सर्किट का पावर फैक्टर 0 होने पे यहाँ RMS वोल्टेज भी है, RMS करंट भी है, लेकिन VI cos phi पावर एवरेज 0 है। और ऐसे सर्किट एलिमेंट जिन्होंने बिना पावर कंजम्पशन करते हुए एनर्जी को सिर्फ स्टोर और रिलीज किया है, उस स्टोर रिलीज एनर्जी की पावर फ्लो को हम रिएक्टिव पावर कहते हैं, और ऐसे कंपोनेंट को हम रिएक्टिव एलिमेंट कहते हैं, और इनकी करंट फ्लो के लिए वोल्टेज डिमांड को रिएक्टेंस कहते हैं। तो एक इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस ओमेगा इंटू एल एक्सएल, इंडक्टिव रिएक्टेंस को हिंदी में हम प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं, और RMS वोल्टेज और RMS करंट के प्रोडक्ट को हम रिएक्टिव पावर कहते हैं। हम यहाँ V = I XL फार्मूले से रिएक्टिव पावर को I² XL भी समझ सकते हैं। ध्यान रहे प्योर रेजिस्टेंस में I²R रियल पावर आई थी, लेकिन प्योर इंडक्टर में रियल पावर 0 है, और I² XL रिएक्टिव पावर है जो बढ़ते करंट के समय पॉजिटिव पावर के साथ एनर्जी को स्टोर करता हुआ बता रही है, और घटते करंट के समय वही स्टोर्ड एनर्जी नेगेटिव पावर के साथ इक्वल अमाउंट में रिलीज कर रही है। दो कंडक्टर और उनके बीच में एक इंसुलेटिंग डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का सेपरेशन कैपेसिटेंस कहलाता है, और एक कैपेसिटर या कैपेसिटेंस कॉन्फ़िगरेशन में प्लेट्स पर चार्ज अप्लाइड वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है, और अगर साइनोसॉइडल वोल्टेज कैपेसिटर प्लेट्स के अक्रॉस लगाते हैं तो वोल्टेज जब समय के साथ बदलती है तो वोल्टेज के परिवर्तन से परिवर्तन की समय दर है उसके हिसाब से परिपथ में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करंट फ्लो होता है। जिस समय पीली हाईलाइट में आप देखिए ऑरेंज कलर में वोल्टेज में पॉजिटिव चेंज है, तो यहाँ सर्किट में पॉजिटिव चार्जिंग करंट फ्लो हो रहा है। 0 क्रॉस के समय वोल्टेज में तेज परिवर्तन है तो करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, और पीक वोल्टेज के समय रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज 0 हो गई है तो चार्जिंग करंट भी 0 हो गया है। इस समय वोल्टेज और करंट दोनों पॉजिटिव होने से हम लोग देखेंगे कि इंस्टेंटेनियस पावर पॉजिटिव है, और बढ़ती वोल्टेज के समय कैपेसिटर ने एनर्जी को स्टोर किया है।
है। और घटती वोल्टेज के समय जब वोल्टेज में नेगेटिव चेंज हुआ है तो आप देखिए करंट का साइन बदल गया है, करंट अब डिस्चार्ज करंट हो गया है। और जिस समय वोल्टेज में सबसे तेज परिवर्तन है, ये उल्टी डायरेक्शन का करंट भी सबसे बड़ा मैग्नीट्यूड हो गया है। और जो साइनोसॉइडल सर्किट में वोल्टेज अपनी पोलैरिटी बदलता है तो वही करंट अपना डायरेक्शन मेंटेन करते हुए उल्टी डायरेक्शन में चार्जिंग करते हुए एक बार फिर पावर को पॉजिटिव बना के कैपेसिटर में एनर्जी को स्टोर करने लगता है बढ़ती हुई वोल्टेज पे। तो आप देखेंगे कि एक साइनोसॉइडल वोल्टेज के साथ एक कैपेसिटर सर्किट में को साइनोसॉइडल वोल्टेज से 90 डिग्री लीडिंग फेज वाला करंट फ्लो होता है। करंट और वोल्टेज में एक क्वार्टर साइकिल के बराबर फेज डिफरेंस है और कैपेसिटर में करंट लीड कर रहा है। जो ऑरेंज साइनोसॉइडल वोल्टेज वेव है उससे ये शान करंट वेव को साइनोसॉइडल 90 डिग्री फेज में आगे है। इसे हम ग्राफिकली फेजर डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। करंट पॉजिटिव पीक से 90 डिग्री फेज के साथ हॉरिजॉन्टल रेफरेंस से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज शान वेक्टर से रिप्रेजेंट है। वहीं t0 पे जीरो फेज इंस्टेंट रखने वाली वोल्टेज को हम हॉरिजॉन्टल रेफरेंस के साथ जीरो एंगल पे ऑरेंज वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और समय के साथ जब ये फेजर रोटेट करते हैं तो करंट का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव पीक से घट के जीरो हो गया है और वोल्टेज जीरो से बढ़ के पॉजिटिव पीक हो गई है। फर्दर रोटेशन से करंट ने अपनी डायरेक्शन बदल दी है और वोल्टेज का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होकर वापस जीरो हो गया है, जिस समय करंट नेगेटिव पीक पे है। इस स्थिति में हमारा वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड जीरो क्रॉस कर रहा है और करंट नेगेटिव पीक कंडीशन पे है। दोनों फेजर के वर्टिकल एक्सिस पे प्रोजेक्शन हमारी वोल्टेज और करंट के इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फेजर का रोटेशन करंट के नेगेटिव पीक से मैग्नीट्यूड को जीरो कर रहा है और वोल्टेज नेगेटिव उल्टी पोलैरिटी के साथ अपना पीक मैग्नीट्यूड पा रही है। और फर्दर रोटेशन से करंट पॉजिटिव होकर पीक वैल्यू पा रहा है और करंट नेगेटिव पीक से जीरो हो गया है। और फेजर का एक रोटेशन यहाँ करंट और वोल्टेज का एक साइक्लिक वेरिएशन बता रहा है और करंट की 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन वोल्टेज से करंट और वोल्टेज के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस बता रही है। और इस फेज डिफरेंस एंगल का कोसाइन कोस 90 इस प्योर कैपेसिटिव सर्किट का पावर फैक्टर जीरो बता रहा है। हमने पाया कि एक कैपेसिटिव सर्किट में जब हम साइनोसॉइडल Vm sin ओमेगा t वाली वोल्टेज एक्साइटेशन देते हैं और ये वोल्टेज समय के साथ जब ऑसिलेट करती हुई बदलती है तो इस वोल्टेज से 90 डिग्री लीडिंग Im cos ओमेगा t इंस्टेंटेनियस करंट है। और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट का प्रोडक्ट हमारे कैपेसिटिव सर्किट की अल्टरनेटिंग सप्लाईज में इंस्टेंटेनियस पावर हो गई है। और यहाँ Vm Im में हम दो का डिवीजन करके ऊपर 2 sin ओमेगा t cos ओमेगा t करें तो उसे हम sin 2 ओमेगा t कह सकते हैं और Vm Im by 2 को हम Vrms और Irms प्रोडक्ट कहें तो हम पाते हैं कि हमारी जो प्योर कैपेसिटिव सर्किट है उसमें इंस्टेंटेनियस पावर RMS वोल्टेज और करंट के प्रोडक्ट के बराबर पीक मैग्नीट्यूड का एक डबल फ्रीक्वेंसी का साइनोसॉइडल वेरिएशन है जो जीरो से Vi के बीच में अपना मैग्नीट्यूड इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव सेक्शन बनाते हुए करंट और वोल्टेज से डबल फ्रीक्वेंसी के साथ वेरी कर रहा है। और इस तरह की इंस्टेंटेनियस पावर का फुल साइकिल एवरेज वैल्यू कैपेसिटर सर्किट में जहां करंट और वोल्टेज में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है जीरो आता है। जरा इसे ग्राफिकली भी समझ लेते हैं। यहाँ ऑरेंज कलर में पहले क्वार्टर में बढ़ती वोल्टेज के समय कैपेसिटर का पॉजिटिव चार्जिंग करंट मैग्नीट्यूड में वोल्टेज से 90 डिग्री लीडिंग फेज के साथ बदलता है और जिस समय वोल्टेज अपना पीक मैग्नीट्यूड पाती है ये चार्जिंग करंट बंद हो जाता है और वोल्टेज और करंट दोनों पॉजिटिव होने से इंस्टेंटेनियस पावर पॉजिटिव ये बता रही है कि कैपेसिटर बढ़ती वोल्टेज के साथ अपने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में पोलराइजेशन से सोर्स की एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर कर रहा है और पावर पॉजिटिव है। जिस समय वोल्टेज डिक्रीज होती है कैपेसिटर डिस्चार्ज होकर अपने करंट को उल्टा कर चुका है और वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट नेगेटिव पावर बनाते हुए एक बिल्कुल वैसा पॉजिटिव हाफ जैसा ही नेगेटिव हाफ पावर का बना लेता है। और पावर और टाइम के बीच में ये जो एरिया है काले कर्व और इस टाइम एक्सेस के बीच में ये स्टोर्ड एनर्जी के बराबर ही जो एनर्जी कैपेसिटर ने स्टोर की उसी के बराबर रिलीज्ड एनर्जी यहाँ साफ बता रही है कि फुल साइकिल एवरेज कंजम्पशन कैपेसिटर सर्किट की जीरो है और एवरेज पावर भी जीरो हो जाएगी। तो ऐसे सर्किट एलिमेंट जिनमें करंट और वोल्टेज का 90 डिग्री फेज डिफरेंस है, जिनमें एवरेज पावर कंजम्पशन जीरो है, वो केवल इलेक्ट्रिक सोर्स की एनर्जी को स्टोर और रिलीज करते हैं। अर्थात सोर्स की एनर्जी कैपेसिटर के अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रही है या वहां से वापस जा रही है। कैपेसिटर सोर्स की एनर्जी को कंज्यूम नहीं कर रहा है। तो हम समझ सकते हैं कि शान कलर में जो करंट फ्लो है उसके लिए ऑरेंज कलर की एक वोल्टेज की आवश्यकता है। करंट और वोल्टेज दोनों में RMS मैग्नीट्यूड
मैग्नीट्यूड्स हैं, लेकिन फिर भी काली वेव की ये जो डबल फ्रीक्वेंसी की साइनोसॉइडल वेरिएशन वाली इंस्टेंटेनियस पावर है जिसकी फुल साइकिल एवरेज वैल्यू 0 है, ऐसे सर्किट एलिमेंट जो करंट फ्लो के लिए वोल्टेज की डिमांड करें लेकिन एवरेज पावर कंजम्पशन 0 रखें, उन्हें हम रिएक्टिव एलिमेंट कहते हैं। और रिएक्टिव एलिमेंट की करंट के लिए वोल्टेज की डिमांड को रिएक्टेंस कहते हैं और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम XC धारतीय प्रतिघात कहते हैं। और वोल्टेज और करंट के RMS मैग्नीट्यूड में रिलेशन है V = IXC। ऐसा रिएक्टिव एलिमेंट जिसकी एवरेज पावर कंजम्पशन 0 है लेकिन पावर का पॉजिटिव या नेगेटिव सर्किट में फ्लो है, ऐसे सर्किट एलिमेंट एनर्जी को जो स्टोर और रिलीज करने वाली पावर बना रहे हैं उस पावर को हम रिएक्टिव पावर कहते हैं। और रिएक्टिव पावर का मैग्नीट्यूड RMS वोल्टेज और RMS करंट के प्रोडक्ट के बराबर है। मैं करंट को V/XC लिखूं तो रिएक्टिव पावर को हम V²/XC भी लिख सकते हैं। यहाँ XC ओम में कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, V RMS वोल्टेज है और रिएक्टिव पावर को हम वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव में पढ़ते हैं। एक न्यूमेरिकल करते हैं। एक 230 वोल्ट RMS मैग्नीट्यूड और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाली अल्टरनेटिंग वोल्टेज को एक ऐसे कैपेसिटर को दिया गया जिसकी कैपेसिटेंस 26.5 माइक्रोफैरड है। हमें वोल्टेज को रेफरेंस फेजर बनाते हुए वोल्टेज और करंट की जो सर्किट में रिजल्टिंग करंट आएगी उनकी टाइम इक्वेशंस बनानी है और कैपेसिटर में मैक्सिमम स्टोर्ड एनर्जी का मैग्नीट्यूड क्या है ये मालूम करना है। और इस सर्किट में एवरेज पावर कंजम्पशन क्या है हमें पता है। RMS वोल्टेज को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा पीक एम्पलीट्यूड आ गया है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आ गया है। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से एंगुलर फ्रीक्वेंसी कोणीय आवृत्ति रेडियन पर सेकंड में 2πf फॉर्मूले से निकाल सकते हैं और वो 100 पाई या 314 रेडियन पर सेकंड आ गई है। 26.5 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस को 1/ωc करके हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस धारतीय प्रतिघात निकाल सकते हैं। यहाँ 26.5 जो माइक्रोफैरड का माइक्रो है वो ऊपर जाके 10⁻6 हो गया है। ओमेगा की जगह 314 रेडियन पर सेकंड रखा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू 120 ओम आ गई है। हम इस सर्किट में करंट की RMS वैल्यू RMS वोल्टेज में XC का डिवाइड करके निकाल सकते हैं और 230 RMS वोल्टेज में 120 ओम कैपेसिटिव रिएक्टेंस के डिवीजन से सर्किट की RMS करंट 1.9167 एम्पियर आ गई है। करंट का RMS मान √2 से जब मल्टीप्लाई किया गया तो करंट वेव की पीक मैग्नीट्यूड 2.71 एम्पियर आ गई है। हमें वोल्टेज का पीक मैग्नीट्यूड, करंट का पीक मैग्नीट्यूड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी मालूम है। वोल्टेज को अगर हम रेफरेंस फेजर बनाएं तो उसका जो साइनोसॉइडल एक्सप्रेशन है वो Vm sin ωt, Vm की जगह 325, ओमेगा की जगह 314 रेडियन पर सेकंड लिखा तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का फॉर्मूला आ गया 325 sin 314t। करंट उससे 90 डिग्री लीड करता है प्योर कैपेसिटर में तो इस फेज एंगल में 90 लीड करता हुआ करंट Im sin ωt प्लस 90 या Im cos ωt हो गया है। और मैक्सिमम करंट 2.71 के साथ ये 90 डिग्री लीडिंग प्लस साइन के साथ करंट का टिक्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन हो गया है इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड का। किसी कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ CV²। अगर ये वोल्टेज लगातार टाइम के साथ बदलती है तो स्टोर्ड एनर्जी जो कैपेसिटर में है उसका मैग्नीट्यूड भी बदलेगा। जिस इंस्टेंट पे कैपेसिटर के अक्रॉस मैक्सिमम अप्लाइड वोल्टेज है उस समय उसकी स्टोर्ड एनर्जी भी मैक्सिमम होगी और मैक्सिमम स्टोर्ड एनर्जी हाफ CVm² हो गई है। 26.5 माइक्रोफैरड में 325 वोल्ट जो पीक वोल्टेज है उसका स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन करके हाफ CV² से जो स्टोर्ड एनर्जी पाई है वो 1.4 जूल मात्रा आई है। यानी ये जो स्टोर्ड एनर्जी के मैग्नीट्यूड्स होते हैं चाहे इंडक्टर हो या कैपेसिटर हो वो कोई बहुत बड़ी कॉमर्शियल एनर्जी नहीं है, लेकिन जब हम सर्किट में इंडक्टर या कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं तो ये एनर्जी बहुत तेजी से अपनी एक्शन करती है। तो स्टोर्ड एनर्जी का जो मेरा इंडक्टर या कैपेसिटर है वो एक ट्रांजिएंट कंडीशन पे रीजनेबल पावर का एलिमेंट हो जाता है। हमें मालूम है करंट और वोल्टेज में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, 90 डिग्री फेज डिफरेंस का कोसाइन कोस फाई 0 हो गया है। तो RMS वोल्टेज और करंट होने के बावजूद भी प्योर कैपेसिटिव सर्किट में एवरेज पावर कंजम्पशन या रियल पावर 0 होगी और RMS वोल्टेज और RMS करंट का प्रोडक्ट 90 डिग्री फेज डिफरेंस के साथ रिएक्टिव पावर कहलाएगा और इस सर्किट में रिएक्टिव पावर 440.833 वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव आ जाएगी। हमने जाना कि एक प्योर रेजिस्टेंस में जब करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं तो जिस समय वोल्टेज अपनी पोलरिटी
पोलैरिटी बदलती है उसी समय करंट भी अपनी डायरेक्शन बदल देता है और वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट इंस्टेंटेनियस पावर हमेशा पॉजिटिव रहती है और जीरो फेज डिफरेंस के साथ सर्किट में जो एवरेज पावर है वो आरएमएस वोल्टेज और आरएमएस करंट का प्रोडक्ट वीआई मैक्सिमम अमाउंट रखती है। और जब करंट और वोल्टेज में मैक्सिमम फेज डिफरेंस, चाहे करंट लीड करे या लैग करे, प्योर कैपेसिटर में करंट लीड कर रहा है, जब 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आता है तो आप पाएंगे कि जितनी पॉजिटिव पावर है उतना ही नेगेटिव पावर का सेक्शन है और एवरेज पावर कंजम्पशन जीरो हो गई है। एक अल्टरनेटिंग सर्किट में एवरेज पावर की मैग्नीट्यूड आरएमएस वोल्टेज और आरएमएस करंट के अलावा करंट और वोल्टेज के फेज डिफरेंस पे भी डिपेंड करती है। प्योर रेजिस्टेंस में ये मैक्सिमम वीआई है और प्योर एल और सी में इसका मैग्नीट्यूड जीरो है। उम्मीद है आज की इस लर्निंग वीडियो से एक प्योर रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर में करंट और वोल्टेज की रिलेशनशिप कैसी है और एवरेज पावर या रियल पावर का मैग्नीट्यूड कितना है और रिएक्टिव पावर जो एनर्जी के स्टोर और रिलीज को रिप्रेजेंट करती है वो क्या है, अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। हमारी इसी प्लेलिस्ट से आप अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स की अपनी समझ को इंप्रूव कर सकते हैं। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं एक नई लर्निंग वीडियो के साथ।